हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं अभी जो पेपर आपने दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का भौतिक शास्त्र कक्षा 11 उसका सेट बी डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो था सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन था 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 1 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सीधे पहला समीकरण आप लगाते v बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें u की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मीटर प्रति सेकंड प्लस ए भी दिया है आपको एक, और समय का मान भी आपको 1 सेकंड दिया है। इसको सॉल्व करने में आपको सीधा सीधा उत्तर मिलता 2। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी तल किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्टाइल का प्रक्षेप्य गति का सीधा सीधा क्वेश्चन है और इसमें क्षैतिज परास अधिकतम होने की जो कंडीशन अपन ने पढ़ रखी है वो क्या है कि अगर क्षैतिज से उसको 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वह अधिकतम क्षैतिज परास बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान। तो पृथ्वी की गहराई के साथ में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस तरह परिवर्तित होता है आपको मालूम होना चाहिए। जी डी बराबर जी इंटू 1 - d/r। और जैसे ही अपन क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचते हैं तो d कितना हो जाता है, d बराबर r हो जाता है। और इसमें एक बार जैसे ही आप d बराबर r रखते हैं तो जी डी का मान कितना आएगा, 0। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड पर F बल कार्य कर रहा है जिससे विस्थापन D उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से F एवं D के कौन से मान के लिए कार्य ऋणात्मक होगा। तो आपको मालूम है कि जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणा है। तो अदिश गुणा है तो इसमें अभी आपको क्या करना है, S का मान D दिया हुआ है और इसमें से आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दो लंबवत सदिश हैं तो उनका जो अदिश गुणा है वो 0 आता है, जबकि दो समान सदिशों का अदिश गुणा 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा जितने भी हैं उसमें सब 0 हो जाएगा। और ये जो सी ऑप्शन है अगर आप इसको -3j और डॉट करेंगे 2j से तो ये जो आपको उत्तर देगा ये देगा -6, j डॉट j 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई मशीन 1 घंटे में 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति होगी। तो इसका आप सीधा सीधा शक्ति क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो आप इसमें सीधे सीधे कुछ नहीं करना था, 3.6 × 10⁵ आप इधर रख देते और इसको डिवाइड कर देते आप इस 1 घंटे। तो 1 घंटे मतलब आपको 3600 सेकेंड मिलते। इसको सॉल्व करने से आपको सीधा सीधा जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 100 वाट। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको क्लू पॉइंट क्या था, कोई भी नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है। तो हमें मालूम है न्यूटन के गति का जो पहला नियम है जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पर कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो उसका जो वेग है वो नियत रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पिंड का वेग एक समान बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति में हमें मालूम होना चाहिए कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसमें आपको सीधे क्या लिख देना था, वेग, जो इसका सही उत्तर होगा। दूसरे पे आ जाइए, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। अब यहाँ पे देखिए आयतन की इकाई मीटर स्क्वायर नहीं हो सकती, तो ये गलत प्रिंट हो गया है। और घन का आयतन आपको मालूम होना चाहिए भुजा का क्यूब होता है, तो आप भुजा को जैसे ही 1 सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिखते -2 और भुजा का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, -6। तो यहाँ पर जो उत्तर सही आएगा वो 10⁻6 मीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की खाली स्थान के बराबर होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्थिति समय ग्राफ से अगर हमें वेग निकालना है तो उसकी हमें ढाल निकालनी पड़ेगी ग्राफ की। तो इसका जो सही उत्तर होता वो क्या होता, ढाल, या फिर आप क्या लिखते, प्रवणता। तो कुछ बच्चों ने प्रवणता भी लिखा है, वो भी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 6 प्रिंट है, इसको होना चाहिए था 4। अगला है, संवेग में परिवर्तन की दर को सीधा सीधा न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल, उस पर आरोपित बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का खाली स्थान उसके गतिक जड़त्व की माप होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गतिक जड़त्व की जो माप है वो उसका क्या है, द्रव्यमान। तो इसमें आप क्या लिखना चाहिए था आपको, द्रव्यमान। चलिए लास्ट है, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य खाली स्थान कहलाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सीधी सीधी परिभाषा है किसकी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तो इसमें आपको लिखना था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया। एक समान गति, तो एक समान गति आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी वस्तु एक समान गति तब करती जब उस पर कुल बाह्य कार्यरत बल का मान 0 होता है। तो कुल मिला के इसमें पहले भी ऑप्शन नंबर सी जाएगा सही उत्तर। घूर्णी संतुलन, आपको मालूम होना चाहिए घूर्णी संतुलन के लिए कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल बल आघूर्ण का मान 0 होना चाहिए। और बल आघूर्ण क्या होता है, समेशन ऑफ r क्रॉस f, तो ये 0 होना चाहिए। तो घूर्णी संतुलन के केस में आपको ऑप्शन नंबर जी सही उत्तर हो जाएगा इसका। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है, एल को हम क्या लिखते हैं, r क्रॉस p। तो आपको यहाँ पर r क्रॉस p ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आपको मालूम होना चाहिए सीधा इसी की सीध में दिया हुआ है, द्रव्यमान गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अब आ जाइए द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र हमें मालूम होना चाहिए कितना होता है, आरसीएम द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन है। और उसको हम क्या पढ़ते हैं, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सही दिख रहा है, इसमें ऑप्शन सही जाता हुआ H नंबर का है। अब आ जाइए लास्ट, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य में आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कोई त्वरित गति वृत्ताकार कब होती है। तो जब उस वस्तु पर वृत्तीय मार्ग पर गति करती हुई किसी वस्तु पर अगर बल, आरोपित बल उसके केंद्र की तरफ हर स्थिति में होता है तो उसका जो मार्ग होता है वो वृत्तीय मार्ग होता है। और उसकी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। कुल मिलाकर इसमें आपको क्या लिखना चाहिए था, अगर वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल कार्यरत हो तो उसका जो मार्ग होगा वो क्या होगा,
वृत्तीय होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है? प्रक्षेप्य गति। जब वस्तु की जो गति होगी वो क्या होगी? प्रक्षेप्य गति होगी। प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति जो होती है वो हमेशा परवलयाकार होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेज पर रखी 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान। तो हमें मालूम है कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो किसके बराबर होता है? उसके द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण भार के बराबर होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 9.8 गुणे 10 की घात 4 और यूनिट इसकी क्या होगी? डाइन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो शून्योत्तर सदिश राशियों का सदिश गुणा कब शून्य होगा? अब शून्योत्तर मतलब ये हुआ कि दो अशून्य सदिश राशियां, तो उनका जो सदिश गुणा होता है अगर वो दोनों आपस में थीटा का मान कितना बनाते हैं? 0 डिग्री। और दो दो सदिश अगर 0 डिग्री पर है मतलब वो कैसे होंगे? समांतर। तो दो समांतर या समान सदिश या समान सदिश का जो सदिश गुणा है वो क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पृथ्वी का जो केंद्र होता है वह उसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींच कर रखता है चंद्रमा को उसके कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। तो यहां पर आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य बताइए। तो चलिए पहला क्या है, प्रक्षेप्य गति एक समतलीय गति है, बिल्कुल सही है। एक समतल में जो गति होती है किसी पिंड को अगर ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज दिशा में या फिर पृथ्वी के तल से किसी कोण पे किसी प्रारंभिक वेग से उसको फेंका जाए तो उसका जो गति है वो प्रक्षेप्य गति होती है, पथ परवलयाकार होता है और जो गति है वो समतल में गति होती है। कुल मिला के ये जो कथन है ये पूर्णतः क्या है? सत्य कथन है। अगला है, जब किसी गतिमान बक्से पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तो उसके मध्य घर्षण बल का मान 0 होगा, बिल्कुल सही है। घर्षण बल की उत्पत्ति ही आरोपित बल पर निर्भर है, तो अगर आरोपित बल 0 है तो उस पर घर्षण बल भी 0 होगा। यह कथन भी पूर्णतः सत्य है। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो ये असत्य है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित होगी। तो यह जो कथन है यह असत्य है। यह सत्य कब होता? अगर यह कुल यांत्रिक ऊर्जा दिया होता तो यह सत्य हो जाता। अगला प्रश्न क्या है, ये भी यहाँ मिसप्रिंट है, इसको 4 होना चाहिए था। समान द्रव्यमान एवं पदार्थ के एक ठोस गोले एवं एक ठोस बेलन में से गोले का जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। तो इसको उत्तर देने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 0.4 mr²। और इसी तरीके से ठोस बेलन का जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना होता है? 1/2 mr²। इसको सॉल्व करने में आपको क्या मिलता है? 0.5 mr²। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि 0.4 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है। तो इस तरीके से ये जो कथन है ये क्या हो जाता? असत्य कथन है। अगला लास्ट है, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसके लिए आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। परिभाषा क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की? उस पर बल प्रति इकाई द्रव्यमान। अब बल कैसी इकाई है? सदिश है,
तो ये जो कथन है ये क्या होगा, ये सत्य कथन होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ का घनत्व एसआई मात्रक एसआई पद्धति में 1 इकाई है तो सीजीएस पद्धति में कितना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो घनत्व है, तो घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। इसको ले लेते हैं कितना, इसको ले लेते हैं 1 किलोग्राम और इसको ले लेते हैं 1 मीटर क्यूब। तो ये बन जाता है हमारा क्या, एसआई मात्रक में घनत्व इकाई। अब चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है सीजीएस पद्धति में कितना होगा, तो इसको सीजीएस पद्धति में अगर हम लिखें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और इसके बाद में 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये 10 की घात 6 ऊपर जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 10 की घात ऋण 3। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अब इसका अथवा प्रश्न देख ले, एसआई पद्धति के कोई 4 मूल भौतिक राशियों के मात्रक एवं संकेत लिखिए। तो भौतिक राशियों के यहाँ पर मात्रक लिखना था और उनके संकेत लिखना था, कोई भी 4। बहुत आसान है। भौतिक राशियां हैं जैसे लंबाई, तो लंबाई के लिए आप संकेत क्या लिख देते, एल, और इसका मात्रक क्या लिख देते, मीटर। इसके बाद में एसआई पद्धति है, फिर आप क्या लिख देते, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो संकेत है वो है एम, और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केजी। समय का जो संकेत है वो है कैपिटल टी, और इस टी का जो मात्रक है वो है सेकेंड। फिर आप या तो पदार्थ की मात्रा लिख दीजिए, या तो आप प्रकाश की तीव्रता लिख दीजिए, या फिर आप करंट लिख दीजिए, विद्युत धारा। तो ताप का जो मात्रक है वो है क्या, केल्विन, और संकेत यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर को थीटा या टी, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 80 ऊंची, अब यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट है, इसको 80 मीटर होना चाहिए था। 80 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ने पर कितने समय में पृथ्वी सतह पर टकराएगा। जी का मान इधर 10 मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड लेना था। चलिए इसको देखते हैं हम। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आप दूसरा समीकरण लगाते, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर u का मान तो सीधा सीधा 0 दिया हुआ है, प्लस हाफ g का मान 10 दिया हुआ है, टी स्क्वेयर आपको निकालना था, और h का मान कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो 80 बराबर 5, 2 से इसको कट कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5t स्क्वेयर। अब यहाँ से इसको भी आप कट कर सकते थे, तो ये आपके पास में आ जाएगा 80/5, और अंडर रूट ले लीजिए तो ये t बन जाएगा, और इसके बाद में ये आपको उत्तर क्या दे देगा, 4 सेकेंड। इसका अथवा प्रश्न देख लेते हैं, 45 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किसी गेंद को किस न्यूनतम ऊर्ध्वाधर वेग से फेंकना होगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा तीसरा समीकरण लगाते, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2gh। तो आपको जब ये अंतिम ऊंचाई 45 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगी गेंद, तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो हो जाएगा 0 माइनस प्रारंभिक वेग आपको निकालना था बराबर 2। अब g का मान -10 लेना होगा, ऊपर जा रही है वस्तु, और h का मान आपको दिया है कितना, 45। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करते,
तो आपको ये कितना मिलता, 900, और इसका आप वर्गमूल लेते तो ये आ जाता आपको कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड। सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश क्रमशः परिमाण और दिशा में दो त्रिभुज की दो लगातार संगत दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित है तो इनका जो योग होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि विपरीत दिशा में ली जाएगी उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये आपका त्रिभुज का सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम है। आगे, एकांक सदिश किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखिए। तो एकांक सदिश वह सदिश है जिसमें परिमाण, जिसका परिमाण अगर हम बात करें तो वह कितना होता है, इकाई, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, दिशा। तो किसी भी सदिश का जो एकांक सदिश है वह हम कैसे व्यक्त करते हैं, एकांक सदिश ए वेक्टर का, तो वह वेक्टर ए बटे उसका परिमाण। तो ये एकांक सदिश की परिभाषा है। अब ये जो एकांक सदिश है इसका इनका उपयोग लिखिए। तो अगर किसी भी अदिश राशि को आपको परिवर्तित करना है किसमें, सदिश राशि में, बिना उसके परिमाण को परिवर्तित किए, तो आप उस अदिश राशि को इस एकांक सदिश से गुणा कर दें तो वह क्या बन जाएगी, सदिश राशि बन जाएगी। ये इसका एक प्रयोग हो गया। अब अगला क्या हो सकता है कि जैसे हमारे पास में एकांक लंबवत सदिश है आई कैप, जे कैप, के कैप, तो हम इनकी मदद से किसी भी सदिश को उसके परिमाण और दिशा अलग अलग करके हम व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम। बहुत आसान क्वेश्चन था। किसी भी वस्तु पर लगाया गया क्रिया बल उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। या आप इसको क्या कह सकते थे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। अब संवेग संरक्षण इसका अथवा क्वेश्चन था, अथवा प्रश्न, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर बाह्य बल ना लगाया जाए किसी वस्तु पर तो उसका जो संवेग है वह संरक्षित होगा, या यूं कहिए कि नियत होगा। तो यहाँ से P का मान क्या आ जाएगा, नियत। तो यही अपना क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। अगर किसी वस्तु पर बाह्य आरोपित बल का मान 0 हो तो उसका जो रैखिक संवेग है वह नियत बना रहता है। यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न, प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट हैं जिनमें रैखिक संवेग तथा गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ऐसे संघट्टों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। तो कंडीशन क्या है, अगर उस संघट्ट के दौरान, मतलब उसका प्रारंभिक संवेग और गतिज ऊर्जा, अगर संघट्ट के पश्चात के संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः के बराबर होती है, मतलब ये दोनों नियत रहते हैं, और वो जो संघट्ट है वो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाएगा। चलिए, इसका अथवा प्रश्न क्या था,
यदि कोई बल 10 सेकंड में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल से बढ़ाकर 20 किलो जूल कर देती है तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। निहायत ही आसान प्रश्न था। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो हमारे पास में यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी है? अंतिम 20 किलो जूल माइनस प्रारंभिक कितनी है? 10 किलो जूल। तो उत्तर कितना आएगा? 10 किलो जूल। अगला प्रश्न लेते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो अब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? टाउ इक्वल्स टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? उस पर आरोपित बल। तो अब अगर कोई भी बल आघूर्ण उस पर कार्यरत नहीं है तो उसका जो कोणीय संवेग है वह कोणीय संवेग क्या होगा? नियत होगा। और यही क्या कहलाता है? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द्रव्यमान केंद्र अथवा गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? किसी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उस पूरे वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित हो, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान केंद्र कहेंगे उस वस्तु का। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उस वस्तु का पूर्ण भार निहित हो या विद्यमान हो, तो उस एक इकलौते बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तीव्रता होता है बल प्रति इकाई द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद अगर किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु पर कोई गुरुत्वीय बल कार्यरत है तो वह बल ही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका अगर आप मात्रक लिखें तो मात्रक क्या लिखेंगे आप? न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो इस तरीके से आपका ये मात्रक हो जाएगा और ये परिभाषा हो जाएगी। एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति किलोग्राम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, पलायन वेग किसे कहते हैं? तो पलायन वेग क्या होता है? अगर किसी वस्तु को उस न्यूनतम वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, और एक बार अगर कोई वस्तु पार कर गई तो वो वापस गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं लौटेगी। तो हम इसको क्या कहेंगे? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाए और वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वही न्यूनतम वेग क्या कहलाएगा उस वस्तु के लिए? पलायन वेग। पृथ्वी सतह के लिए पलायन वेग का सूत्र लिखिए। तो पलायन वेग हमने लिखा VE बराबर √2gm/r, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं? √2gr, और ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसके लिए? पृथ्वी के लिए होता है।